बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये कहते हैं मैंने एक प्रॉपर्टी बाय की है। ख़रीदने से पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई है, फिर रजिस्ट्री करवाई, फिर इंतकाल करवाया, कब्ज़ा ले लिया। अब मैं तामीरात करने लगा हूँ तो मुझे किसी ने आके रोक दिया। उसने कहा कि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, ये मैंने स्टैम्प पेपर पे ख़रीदी हुई है, और वो शख्स अदालत में भी चला गया। तो वो कहते हैं कि अब इसका क्या बनेगा। तो जनाब, सबसे पहली बात ये है कि आपके ज़िम्मे थी इन्वेस्टिगेशन, वो आप कहते हैं आपने की। आपने रिकॉर्ड में चेक किया कि जो बाया है, बाया कहते हैं बेचने वाले को, तो आपने देखा कि उसकी मलकियत मौजूद है। आपने उसके बाद रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल करवाया, कब्ज़ा भी आपके पास मौजूद है, तो आप अपनी जगह पे ठीक हैं। आपने अदालत में यही मौक़िफ़ रखना है कि जनाब, मैंने मुश्तरी होशियार बाश उसके असूलों को अपनाते हुए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, इसका कब्ज़ा मेरे पास है, रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है। सेकंड बात ये है कि मैं बोनाफाइड परचेज़र हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रॉपर्टी के साथ इससे कबल क्या हुआ है, कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, इसका नहीं हुआ। मुझे उसका इल्म किसी सूरत हो भी नहीं सकता था। वो बिटवीन द टू पार्टीज है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में उसका इंदराज नहीं है। लिहाजा मैंने जहाँ से इन्वेस्टिगेशन करनी थी वहाँ से इन्वेस्टिगेशन की। मैं बिल्कुल अपनी जगह हक पर हूँ। अब इनका कोई भी आपस का लेन देन है तो ये आपस में तय करें, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसमें अहम तरीन बात ये है कब्जा। कब्जा अगर आपके पास है, उसके पास कब्जा नहीं है, तो वो शख्स वीक फुटिंग पे है। उसने अगर आपसे पहले ही ये प्रॉपर्टी बाय की हो, उसने आपसे पहले स्टैम्प पेपर करवाया हो, फिर भी कब्जा अगर उसके पास नहीं है तो वो कमजोर ग्राउंड पे है। आप उसके मुकाबले में बेहतर ग्राउंड पे हैं। अब उसका जो एग्रीमेंट है वो अपनी जगह पे उधर आएगा अदालत के सामने कि क्या उसने खुद कोई मिसकमिटमेंट की है। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी की कीमत थी 20 लाख रुपए, उस एग्रीमेंट वाले ने, स्टैम्प पेपर वाले ने 5 लाख बयाना दिया, उसके बाद 15 लाख उसने देना था। 3 माह के अंदर उसने नहीं पे किया, तो एग्रीमेंट तो वो खत्म हो चुका है। अब ठीक है, स्टैम्प पेपर उसके पास मौजूद है, उसकी बुनियाद पे उसने स्टे ले लिया, उसकी बुनियाद पे उसने केस कर दिया। लेकिन अदालत अब देखेगी कि उस एग्रीमेंट को हो सकता है उसी ने खुद पूरा ना किया हो, जिस वजह से मालिक ने फिर उसके साथ डील तोड़ दी हो, कैंसिल कर दी हो, और उसने किसी और को यानी आपको रकबा बेच दिया हो। अब वो स्टैम्प पेपर अपनी जगह पे परखा जाएगा कि वो अब वैलिड है भी या नहीं, वो शख्स हकदार है भी या नहीं। अब अगर अदालत डिक्लेयर कर भी देती है कि वो अपनी जगह पे ठीक है, वो हकदार है, फिर भी अदालत आपको प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि आपकी अपनी जगह पे राइट्स हैं बोनाफाइड परचेजर की हैसियत से। तो अदालत आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगी। और ज़्यादा इम्कान इसका ये है कि अदालत इसको उन दोनों के दरमियान रखते हुए, वो जो सेलर है और वो जो स्टैम्प पेपर पे बायर है, उन दोनों को आपस में इसको सेटल करने की तरफ जाएगी कि मुमकिन है अदालत के कि इसको अगर तुम्हारा कोई और रकबा है तो वो रकबा इसको दो, या अदालत के कि इसको तुम अब अमाउंट दो, जो अमाउंट तुमने इससे ली है उससे डबल वापस करो, या वट एवर। वो उनके बिटवीन रहेगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है, और सबसे अहम ये कि कब्जा आपके पास मौजूद है, और उससे भी अहम ये कि आपके इल्म में नहीं था कि पहले ये एग्रीमेंट इस तरह का हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। वो उस सूरत में कि मिसाल के तौर पे आपको उस एग्रीमेंट का इल्म था, आप सपोज उस एग्रीमेंट के अंदर बतौर गवाह शामिल हैं, फिर भी आपने ये रजिस्ट्री करवा ली, तो फिर अदालत आपको कहेगी कि अब नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूं, मुझे तो इल्म नहीं था। आपको तो इल्म था, आपके इल्म में था कि ये प्रॉपर्टी पहले स्टैम्प पेपर पे बिकी हुई है, फिर भी आपने वो बाय की है। तो इसका मतलब है कि आपने खुद अपने लिए ये मसला पैदा किया है। तो अब अदालत आपको उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं देगी जो आपको दूसरी सूरत में मिल रही है, जिसको मैंने पहले डिफाइन किया।